Hello students, we are starting with second chapter which is inverse trigonometric function and this is very important chapter. बहुत ज़्यादा important है क्योंकि calculus में इसका बहुत use है और ये आपके function part का ही function chapter का ही छोटा सा part है ना, इसीलिए से inverse trigonometric function, trigonometry के जो inverse function है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो बेटा चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली कैसा क्या है. फंक्शन है यहाँ पर f जिसका डोमेन A है और को डोमेन B है, यही हम लोगों ने पढ़ा. यहां पर B को डोमेन होता है, इसको हम मान लेते हैं रेंज इस कंटेक्स्ट में यहां पर. ठीक है, अगर इसी का इनवर्स निकाल दिया जाए तो B को डोमेन बनना पड़ेगा और A को क्या बनना पड़ेगा, रेंज. क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, ये 1 1 on 2 फंक्शन है, 1 1 on 2 फंक्शन. अगर 1 1 on 2 होगा तभी जो B होगा वो क्या होगा, रेंज होगा. क्योंकि रेंज और को डोमेन 1 1 on 2 में बराबर होते हैं. ऑन टू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं, तो ऐसा हो जाएगा. तो ये इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट है. का मतलब ये है कि जो भी आपका इनवर्स फंक्शन है वो तभी इनवर्स निकल सकता है जब आपके पास ऐसा फंक्शन हो जो 1 1 एंड ऑन टू हो, मतलब बाइजेक्शन हो. अगर वो बाइजेक्शन फंक्शन नहीं है, मतलब 1 1 ऑन टू नहीं है, तो तब आप उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते. सिर्फ इसी की वजह से सारी खिचड़ी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बनी है. इसीलिए हमें अलग चैप्टर बनाना पड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अदरवाइज हमने इसे इनवर्स ऑफ द रेशियो में इंक्लूड कर दिया होता. तो अलग से चैप्टर ही इसलिए बनाना पड़ा बिकॉज यहां से बहुत सारा सब मतलब थोड़ा खिचड़ी इन्होंने हम यहाँ पे पकानी पड़ी. बिकॉज डोमेन अलग था, रेंज जो भी था डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा वगैरह वगैरह. वही चीज हमें बस यहाँ पे डिटेल में अच्छे से समझनी है कि जो भी सारा सिनेरियो है वो क्यों है, कैसे है, और जो चीज है उसे आपको समझना है कैसे. समझते हैं? तो करना ये है कि आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो वो उसी फंक्शन का निकल सकता है जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होगा. तो अब देखिए स्टार्टिंग कहां से. पहला फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री में ले रहे हैं हम लोग वो है साइन फंक्शन. ठीक है, साइन फंक्शन है आपके पास. अगर साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन बाय डिफॉल्ट कैसा फंक्शन होता है, इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, और इसका रेंज क्या है, -1 से लेकर +1. ये इसका रेंज है. ठीक है, ये इसका रेंज है. ओके, तो fx = sin x आपका फंक्शन है जिसका डोमेन रियल नंबर है. अब अगर इस फंक्शन को हम ग्राफ पर देखें तो ग्राफ पर इस फंक्शन को इस तरीके से, भाई रियल नंबर है तो डोमेन तो कहीं रुकता नहीं है. यहाँ पे रियल नंबर है तो मतलब पूरी नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट होगा. ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा. यहां पर इसकी वैल्यू है π/2, यहां पर इसकी वैल्यू है पाई, यहां पर इसकी वैल्यू है 3π/2 और यहां पे इसकी वैल्यू है -π/2 और यहां पे वैल्यू है -π एंड सो ऑन. ठीक है, ये फंक्शन है जो हमारे साइन एक्स फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन है. अब बेटा इस फंक्शन को जरा ध्यान से देखिए, क्या ये 1 1 फंक्शन है, क्या ये 1 1 फंक्शन है. हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था फंक्शन चैप्टर में कि 1 1 फंक्शन में आपको ध्यान रखना है कि या तो वो प्योरली इंक्रीजिंग रहेगा या तो वो प्योरली डिक्रीजिंग रहेगा. ऐसा ही फंक्शन सिर्फ 1 1 हो सकता है. जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होगा वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो मैनी वन फंक्शन होगा. 1 1 फंक्शन नहीं होगा तो कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन होगा. हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बात करें तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पर देखिए, यहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको 2 पॉइंट पे यहीं पे काट दिया. अगर 1 1 फंक्शन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेगी. तो यहां पर एक पॉइंट पे नहीं काट रही है, यहां पर ये बहुत सारे पॉइंट पे काट रही है, इनफाइनाइट पॉइंट पे काटेगी अगर रियल इसका नंबर डोमेन है. तो मेन मुद्दा ये है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है. ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है. तो हम इसका इनवर्स कैसे निकालें, इसका इनवर्स तो पॉसिबल है नहीं. अब इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए सारा जो हमें तमाशा करना पड़ा वो इसीलिए करना पड़ा, इसीलिए ये अलग चैप्टर बन के आया, क्योंकि हमें ये सब करना पड़ा. बाकी में हम ये सब नहीं करते थे, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. ओके, तो अब यहां पे ये चीज समझते हैं बेटा कि अब इस हालत में तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन है. तो हमने क्या किया कि रियल नंबर जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया. हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि हम ये जानते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो प्योरली इंक्रीजिंग है, तो प्योरली इंक्रीजिंग देखिए कहां पर फंक्शन है, ये है आपका प्योरली इंक्रीजिंग फंक्शन जो कि हो गया -π/2 से लेकर +π/2. प्योरली इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज प्योरली इंक्रीजिंग फंक्शन.
ओके, उसके बाद अगर आप देखो तो आप एक और ब्रांच देखो, एक और टुकड़ा देखेंगे तो दिस इज प्योरली डिक्रीजिंग फंक्शन, प्योरली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग फंक्शन, यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा -3π/2, और इस यहां से यहां तक के सेक्शन में मतलब -3π/2 से -π/2 तक में ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यहां से -π/2 से लेके π/2 तक क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है फंक्शन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीजिंग है, नीचे जा रहा है मतलब डिक्रीजिंग है। और हमेशा हम फंक्शन को लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करते हैं, तो आप लेफ्ट से राइट ऑब्जर्व करेंगे। ये नहीं कि यहां से सर देखिए इंक्रीजिंग है, यहां से नहीं देखना इंक्रीजिंग, उधर से देखना है कि देखो उधर से आ रहे हैं तो डिक्रीजिंग है, फिर ये इंक्रीजिंग हुआ, फिर ये डिक्रीजिंग हुआ, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर इनके इस तरीके से टुकड़े कर दिए जाएं, इस तरीके से हम टुकड़े कर दें इनके, ठीक है, तो इन टुकड़ों में ये फंक्शन 1 होता है, ये फंक्शन 1 होता है। और ये वाला टुकड़ा जो है -π/2 से लेके +π/2, ये हमारा एक टुकड़ा हुआ जिसमें हमारा फंक्शन 1 फंक्शन है, ये हमारा एक टुकड़ा हुआ। उसी तरीके से दूसरा पार्ट जहां पर फंक्शन 1 है वो ये हुआ π/2 से लेकर 3π/2 एंड 3π/2 से लेकर 5π/2, 5π/2 से लेकर 7π/2 एंड सो ऑन। एंड उसी तरीके से -3π/2 से लेकर -π/2 एंड -5/2 से लेकर -3π/2 तक ये आपके टुकड़े बनते चले जाएंगे, पार्ट्स बनते चले जाएंगे, जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होंगे। तो अगर हम अपने डोमेन को यहां पे अच्छे से समझिए, अगर हम अपने डोमेन को, अपने sin x फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें और बोले कि सिर्फ -π/2 से लेके +π/2 तक आपका डोमेन है, जहां पर आपकी रेंज +1 से -1 है, तो जैसे ही आपने अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्शन में डाला कि -π/2 से +π/2 तक ही x की वैल्यू आएगी, तो वैसे ही बाकी का पार्ट यहां से गायब हो जाएगा, यहां से ये गायब हो गया, ठीक है, ये यहां से गायब हो गया। अब आपका ग्राफ सिर्फ इतना बचा। जैसे ही आपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, आपका ग्राफ सिर्फ इतना बचा, सिर्फ -π/2 से लेकर +π/2 तक की हम लोग अब बात कर रहे हैं, यहां पर -π/2 से +π/2। अब हम इतने ग्राफ को ऑब्जर्व करें, इसको हटा देते हैं, ठीक है, लाइन को, इतने ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं अब हम, ठीक है। अब इतना ग्राफ अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अंडर दिस डोमेन एंड रेंज, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये 1 फंक्शन तो है ही, और ये ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि जो आपका कोर डोमेन है वही आपका रेंज है। ये है -1 वैल्यू और ये है +1 वैल्यू। -π/2 पे -1 आता है वैल्यू, -π/2 है यहां पर, सो -π/2 वैल्यू है, यहां पर +π/2 वैल्यू है, इसकी वैल्यू +1 आती है, ठीक है। sin π/2 +1, साइन ऑफ -π/2 इज -1, सो -1 से लेके +1 तक पूरी वैल्यू को कवर कर रहा है रेंज में, और डोमेन इसका है -π/2 से +π/2। प्योरली इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 भी है एंड ऑन टू भी है। 1 क्यों है, क्योंकि प्योरली इंक्रीजिंग है। फॉर एवरी यूनिक x यू हैव करस्पॉन्डिंग यूनिक y, यूनिक फंक्शन की वैल्यू। तो बस यही समझना है। अब हुआ क्या कि जब हमने अपने sin x फंक्शन को अंडर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में लेकर आए, अपने sin x फंक्शन को अंडर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेकर आए, ठीक है, तो ये फंक्शन बन गया 1 एंड ऑन टू फंक्शन बन गया। ये क्या फंक्शन बन गया, 1 एंड ऑन टू फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते थे, और इस फंक्शन का जैसे ही हमने इनवर्स निकाला तो ये हो गया साइन इनवर्स x। ये साइन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। याद रखना यहाँ पे -1 को कंफ्यूज नहीं करना है, इस तरीके से आप कुछ ना करिए कि 3 की पावर -1 है तो ये 1/3 होता है। ये साइन इनवर्स के साथ नहीं होगा कि साइन इनवर्स x है तो आप इसे 1/sin x कर दें, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। ये नहीं है इसका मतलब, यहां पर -1 का मतलब है कि इनवर्स, ये ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स है बस। दिस इज ओनली अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट दैट द गिवन फंक्शन इज अ इनवर्स ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। ये इसका मतलब नहीं है, बस ये समझना है, ओके। तो ये अब यहां पर जो इसका डोमेन है वो यहां पर रेंज हो जाएगा, जो रेंज है वो यहां पर डोमेन हो जाएगा। तो जो रेंज है वो डोमेन बन गया, और जो डोमेन था वो रेंज बन गया -π/2 से लेकर +π/2। आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया।
इस वाले पार्ट में आपको ये क्या समझना है कि आपका जो इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स फंक्शन, उसका डोमेन क्या है -1 से +1 और उसकी रेंज क्या है -π/2 से लेकर +π/2। और ऐसा क्यों हुआ, -π/2 से +π/2 तक क्यों आया? क्योंकि इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही फंक्शन आपका 1 होता है, पूरे डोमेन रियल नंबर में नहीं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर आपने -π/2 से लेके +π/2 ही क्यों लिया? हमको तो आगे पीछे वाला कुछ जो पार्ट था जो आपने डिवाइड किए थे सेक्शंस वो पसंद आ रहे थे, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे तो आगे जितने भी फंक्शंस हैं उनमें ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आप मेरे से कहेंगे सर यही वाला पार्ट क्यों? आपको तो ये वाला पार्ट भी हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, जैसे ये क्या यहाँ पे क्या हो गया, ये पाई हो गया, ये हो गया 3π/2, हमें ये वाला पार्ट भी अच्छा लग रहा है। आप कह सकते हैं कि सर हम π/2 से लेके 3π/2 लेना चाहते हैं, तो भाई π/2 से लेके 3π/2 तक को भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा ऐसे तो बहुत सारे टुकड़े बने ना, इस तरीके से ऐसे तो बहुत सारे टुकड़े बने, यहां से ये वाला एक टुकड़ा बना है ना, ये वाला एक टुकड़ा बना, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे टुकड़े बने। तो जब हमारे पास एक चॉइस आई कि भाई आपको कौन सा टुकड़ा लेना है, किस टुकड़े में आप चाहते हैं कि फंक्शन 1 या जिस में वो 1 और ऑन टू हो, ऐसा कौन सा पार्ट लेना चाहते हैं, ऐसा कौन सा पार्ट जहां पर फंक्शन या तो प्योरली इंक्रीजिंग या तो प्योरली डिक्रीजिंग है, आपको अच्छा लगता है। तो हमें वो अच्छा लगता है, सबने सोचा कि भाई वो वाला पार्ट अच्छा लगता है जहां पर जो पार्ट ओरिजिन के सबसे पास में रहता है, ठीक है, बिकॉज हमें प्लॉट करने में आसानी होती है। आप ओरिजिन के पास में प्लॉट करेंगे तो आसानी होगी ना, ओरिजिन के 15, 20, 40 हजार यूनिट पीछे जाएंगे और 15, 20, 40 हजार यूनिट आगे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। यहां पर अच्छा लगेगा ओरिजिन के पास में। तो जो ओरिजिन के पास में पार्ट है वो हमारा पसंदीदा पार्ट है और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इस वाले पार्ट को जिसको हमने सेलेक्ट किया अपने इनवर्स फंक्शन के डोमेन के लिए, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आप चाहे तो ये वाला डोमेन भी ले सकते हो, आप चाहे तो ये वाला भी डोमेन ले सकते हो जहां पर sin x फंक्शन 1 एंड ऑन टू रहता है, लेकिन ऐसे कोई लिमिट नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन हमारे सीबीएसई आईएससी के सिलेबस के हिसाब से फिलहाल यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है और हम लोग यहीं पर काम करेंगे। बाकी जगहों पर भी काम होता है लेकिन हमारे सिलेबस में अभी वो है नहीं। इवन आईआईटी तक के सिलेबस में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग में बाकी पार्ट में जाएंगे बिकॉज फिर ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बाकी जगहों पर काम करना। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो ब्रांच है जो ओरिजिन के सबसे पास में है और वही हमारा पसंदीदा जो पार्ट है, जो टुकड़ा है जहां पर आपका फंक्शन 1 एंड ऑन टू होता है। तो इसलिए ये रीजन था कि हमने -π/2 से लेके +π/2 को ही सेलेक्ट किया, बाकी पार्ट्स को सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो ओरिजिन के बहुत दूर दूर थे। और अगर दूसरी चीज ये भी है कि भाई कोई ए आदमी है, इन्होंने कुछ और सेलेक्ट कर लिया, बी ने कुछ और सेलेक्ट कर लिया, सी ने कुछ और सेलेक्ट कर लिया, तो सब अपना अपना कुछ डोमेन रेंज लेके बैठे हैं, तो वहां पर एक कॉमन कंसेंसस नहीं है। तो उसकी वजह से वर्ल्ड वाइड जब हम चीजों को डिस्कस करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो वर्ल्ड वाइड जो एक कंसेंसस बना कि भाई हम इसी को चूज करते हैं क्योंकि ओरिजिन के पास में है, तो सब लोग इसके ऊपर लेके काम करेंगे। बस सिर्फ इतना सा रीजन है और इतना ही से रीजन बाकी 5 में भी है। बाकी 5 मतलब sin x के अलावा जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, cos, tan, cot, sec, cos, sec, ठीक है। ओके, तो अब इनके ग्राफ की बात कर लेते हैं। जो sin x का हमने देखा ग्राफ, ठीक है, जो sin x का देखा ग्राफ, अगर उसके इनवर्स के ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो क्या हम किस तरीके का ग्राफ यहां पे आएगा। भाई देखो, sin x का ग्राफ अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा डार्क फॉर्म में हम बना देते हैं। ग्राफ की बात है, ग्राफ को अच्छे से समझना है। अगर हम देखें तो ये -π/2 था और ये +π/2 था, यहां से ये ऐसे हुआ और इस तरीके से आया। ये sin x का सिर्फ टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा जो हमारे बहुत काम का पार्ट है, इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। यहां पर इसकी वैल्यू -1 है, यहां पे इसकी वैल्यू +1। इसी का इनवर्स निकालते हैं तो क्या हो जाता है, यहां पर -1 हो जाता है, यहां पर +1 हो जाता है और ये क्या हो जाता है आपका π/2 से लेकर +π/2 तक, यहां पर +π/2 तक हो जाता है, यहां पर -π/2 तक हो जाता है। हो सकता है ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन आपको थोड़ा छोटा लग रहा हो, तो मैं साइड पैनल में आपको ये दोनों ग्राफ डिटेल में दे रहा हूं, ठीक है। ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है। ओके, तो ये sin x का ग्राफ है और ये
साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। ये क्या है? साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है, वो मैंने आपको मेंशन कर दिया वहां पर। ओके, कुछ प्रॉब्लम है? यहां पर डोमेन याद रखो -1 से +1 हो गया, जबकि रेंज क्या हो गई? -π/2 से +π/2 इनवर्स फंक्शन की, ठीक है। यहां पर डोमेन आपका हो गया -1 से +1, जबकि रेंज क्या हो गया? -π/2 से लेकर +π/2, ठीक है। ओके, डन है। इधर ये है आपका ग्राफ, तो आप ग्राफ को ध्यान से देख लें। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं। कंबाइन फॉर्म में देखिए, अब आपके पास जो ग्राफ मैं दे रहा हूं वो कंबाइन फॉर्म में, जिससे आप ये समझ लें कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके से रिफ्लेक्शन होते हैं along the line y is equal to x, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं along the line y is equal to x। तो आपको जो मैंने ग्राफ दिया है साइड में, आप उसको डिटेल से देख लीजिए, ठीक है। उसको एक साथ प्लॉट करके आपको थोड़ा सा बेटर व्यू मिल जाएगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है, ठीक है, डन है। ओके, तो साइन एक्स फंक्शन के बारे में हमने ये समझा, ठीक है। साइन इनवर्स फंक्शन को ही हम सिर्फ मेंशन करते हैं। साइन इनवर्स फंक्शन को हमने ये समझा कि जो इसका डोमेन है वो है -1 से लेकर +1, और जो इसका रेंज है वो -π/2 से लेकर +π/2 है। सिंपल सी बात। ये कहां से आया, क्यों आया, यही क्यों आया, ये सब आपको मैंने बताया है ना। कहां से आया? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा डोमेन को, ठीक है। रियल नंबर की बजाय हमें -π/2 से लेके +π/2 तक करना पड़ा, और फिर हमने -π/2 से +π/2 ही क्यों लिया? क्योंकि ओरिजिन के सबसे पास में था, इसलिए हमने इसी वाले पार्ट को उठाया जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कर कहते हैं। तो साइन एक्स फंक्शन का डोमेन ये था, रेंज ये था, उसका इनवर्स कर दिया तो डोमेन ये बन गया और रेंज ये बन गया, ठीक है। जैसा सब कुछ साइन इनवर्स में हुआ है वैसे ही कुछ कॉज इनवर्स में भी हुआ है। तो कॉज इनवर्स भी समझ लेते हैं, ठीक है। कॉज इनवर्स फंक्शन में क्या है? कॉज इनवर्स फंक्शन भी बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो कॉज इनवर्स फंक्शन में भी बाय डिफॉल्ट जो डोमेन है वो रियल नंबर है, जो रेंज है वो -1 से +1 है। ये भी कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। अगर आप ग्राफ बनाए तो कॉज एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है, मैनी वन फंक्शन है। ये -π/2 ये, +π/2 ये पाई, ये +3π/2 ये 2π, है ओके। उसी तरीके से ये -π, ये -3π/2 एंड -2π, ठीक है। ये cos x फंक्शन है। cos x फंक्शन अंडर द डोमेन रियल नंबर्स इज अ मैनी वन फंक्शन। साफ साफ दिख रहा है भाई, इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है, इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है, देयरफॉर दिस इज अ मैनी वन फंक्शन भाई। अब मैनी वन फंक्शन का इनवर्स नहीं निकल सकता, मैनी वन फंक्शन का इनवर्स नहीं निकल सकता, तो हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा? 1-1 बनाना पड़ेगा। और 1-1 बनाने को सिर्फ हम कैसे 1-1 बना सकते हैं? अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जहां पर फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो और या तो प्योरली डिक्रीजिंग हो। दोनों होगा तो वो 1-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि इनवर्स तभी निकलेगा जब फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू होगा, मतलब बाइजेक्शन होगा, ठीक है। फंक्शन में पढ़ते पढ़ते यही फंक्शन हम लोग खत्म किया, हम लोगों ने यही पढ़ के, ठीक है। तो यहां पे फिर से देखो बच्चों, अब ये वाला पॉइंट -π, ठीक है, और ये वाला पॉइंट 0 और ये वाला पॉइंट π। अब अगर आप यहां से यहां ऑब्जर्व करो तो आपका फंक्शन क्या है? प्योरली इंक्रीजिंग अंडर -π/2 से लेकर 10। और अगर आप यहां से यहां आप ऑब्जर्व करो, यहां से यहां, तो दिस फंक्शन इज प्योरली डिक्रीजिंग यहां से, और फिर इधर इंक्रीजिंग, फिर इधर डिक्रीजिंग, ठीक है, फिर इधर इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग है और फिर ये इंक्रीजिंग है। इस तरह से बहुत सारे पार्ट, इनफाइनाइट इधर, इनफाइनाइट उधर। लेकिन मैंने कहा कि हमारे लिए वो वाला पार्ट सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है, हमें पसंद आता है जो ओरिजिन के पास में रहता है। तो अब ओरिजिन के पास में भैया दो पार्ट हैं, एक तो -π से लेकर 0 और एक 0 से लेकर π। अब दोनों में से कौन ले? अब ये फिर से बड़ी प्रॉब्लम आ गई। पहले वाले में तो क्या था साइन एक्स फंक्शन में कि सिमेट्रिक था, -π/2 से लेकर +π/2, तो इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं आई थी। यहां पे इस तरीके की सिचुएशन आई कि -π से 0 ले या 0 से π ले, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि चीजें हमें माइनस में अच्छी लगती हैं या प्लस में अच्छी लगती हैं। तो अब पता नहीं आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, लेकिन जो नॉर्मल एक जनरल कंसेंसस है कि भाई प्लस वाला पार्ट लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। माइनस में जब माइनस साइन आते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, या उनको पसंद नहीं आता है। कॉम्प्लिकेटेड ना भी लगे तो हमें प्लस में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसा है मतलब नॉर्मल। तो जब चॉइस की बात आई तो मैक्सिमम लोगों ने इसे चूज किया, और यही
अब कॉमन कंसेंसस है कि हम इस वाले पार्ट को ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल डोमेन है जिस पे हम काम करेंगे। ठीक है, आप किसी पे भी काम कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन हम अपने सिलेबस में इसी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, डोमेन 0 से पाई, जहां पर आपका फंक्शन प्योरली डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है, लेकिन पॉजिटिव पार्ट में है। तो पॉजिटिव पार्ट में जो ओरिजिन के सबसे पास में था, ठीक है, वो ये वाला पार्ट था 0 से पाई। तो हमने अपने डोमेन को क्या किया, 0 से पाई में जैसे ही रिस्ट्रिक्ट किया वैसे ही बाकी का ग्राफ गायब हो गया, और बाकी के पार्ट भी मौजूद हैं लेकिन हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज वो ओरिजिन से दूर हैं, हालांकि वो भी उतना ही काम के हैं जितना ये काम का है, लेकिन सब अलग अलग लेंगे, इसलिए हमने उनको बाइकआउट कर दिया, उनको छोड़ दिया। अगर हम जैसे ही इस डोमेन की बात करेंगे तो आपका ग्राफ इस डोमेन में अगर हम बात करेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये सब पूरा गायब हो गया। ठीक है, सिर्फ इतना ही दिखेगा, यही बचा आपका ग्राफ। अब ये आपका ग्राफ है अंडर द डोमेन 0 से लेकर पाई, कॉज एक्स का अंडर द डोमेन 0 से लेकर पाई में ये ग्राफ है। ठीक है, जहां पर 0 अगर वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आएगी +1, है ना, कॉस 0 की वैल्यू +1 और कॉस पाई की वैल्यू -1। इट कवर्स फ्रॉम +1 to -1। ठीक है, पूरा डोमेन को डोमेन बराबर, मतलब ऑन टू फंक्शन, एंड सिंस दिस इज प्योरली इंक्रीजिंग, प्योरली डिक्रीजिंग, देयरफॉर इट इज 1 फंक्शन, एंड 1 एंड ऑन टू हो गया तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स हम लिख देते हैं कि इनवर्स क्या हो जाएगा, F इनवर्स x, तो cos इनवर्स x की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो इसका जो रेंज है वो यहां पर डोमेन हो जाएगा, और जो डोमेन है वो यहां पर रेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब यहां पर ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ये 0 से पाई कहां से आया। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, इतने डिटेल में तो कहीं हम लोग जाते ही नहीं है, मतलब आप बहुत सारे लेक्चर्स देखेंगे तो वो लोग इसे स्किप करते हैं क्योंकि उनको पढ़ाने में पता नहीं कौन सी दिक्कत होती है। नहीं, खैर अब दिक्कत नहीं, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर्स तो बेचारे हैं ही हैं टीचर्स। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप इन जनरल आप इन सब चीजों की डिटेल में लोग नहीं जाते। सीबीएसई तो बिल्कुल गया ही नहीं है, सीबीएसई ने तो बिल्कुल मतलब छोड़ दिया ऐसे कि हाँ भैया ये है और ये रट लो। ठीक है, क्यों है कैसे है उन्होंने पता नहीं समझाने की कोशिश की है कि नहीं की है किसी ने, लेकिन यहां पर आपको बुक्स में ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं अच्छे से तो आपको बहुत सारे डाउट्स जो आगे आपके आएंगे वो पहले ही क्लियर हो जाते हैं कि हाँ भाई दिस हैज बीन डन बिकॉज वी हैव टू मेक द फंक्शन 1 फर्स्ट एंड वी हैव टू 1 बनाया पहले हमने छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर पहले 1 फंक्शन बनाया, और 1 फंक्शन में भी हमने उस टुकड़े को सिलेक्ट किया जो ओरिजिन के सबसे पास में था, और ओरिजिन के सबसे जो पास में जो टुकड़ा हमें पसंद आया, जो पार्ट हमें पसंद आया जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग था, उस वाले पार्ट को हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा, और उसी को हमने यहां पर cos x फंक्शन में लिया, और जैसे ही इसका इनवर्स निकालेंगे तो इसका डोमेन जो है, इसका जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, और जो इसका डोमेन है वो रेंज बन जाएगा। एज सिंपल एज दिस। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। अब आपका cos x फंक्शन का ग्राफ तो मैंने यहां पे दिया ही, इसका ग्राफ मैं यहां पे देता हूं, और उसके इनवर्स का ग्राफ मैं यहां पे देता हूं, और कंबाइन फॉर्म का ग्राफ भी मैं आपको दोनों दे देता हूं। इन सारे कंबाइन फॉर्म के ग्राफ को भी आप बहुत ध्यान से देख लें, ठीक है, कि कंबाइन फॉर्म में किस तरीके से ग्राफ निकल के आता है। सो ये था हमारे cos x cos इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि ये क्या डोमेन है और क्या रेंज है। ओके, तो मैं लिस्ट कर दे रहा हूं कि साइन इनवर्स का डोमेन रेंज और cos इनवर्स का डोमेन रेंज आपको साइड पैनल में लिस्ट कर दे रहा हूं, जो हमने यहां पर खत्म कर लिया है। ठीक है, अब बेटा देखो, साइन cos के बाद tan आता है, लोग कहेंगे, तो हम tan के ऊपर बाद में काम करते हैं। सबसे पहले हम साइन का उल्टा cosec और cos का उल्टा sec फंक्शन के ऊपर काम कर लेते हैं। इन दोनों फंक्शंस के ऊपर हम पहले काम कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों इन दोनों के इनवर्स हैं। तो पहले चलिए इनके ऊपर काम कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में ग्राफ वाइज इनको समझते हैं। बात हो रही है अब cosec फंक्शन की। ठीक है, cosec फंक्शन की। अब आपको cosec फंक्शन का डोमेन याद है? रियल नहीं होता है, रियल में कम से कम 0 तो होएगा ही नहीं,
क्योंकि जैसे ही आप 0 करोगे तो होगा क्या, ये 1/sin x, यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1/sin 0 हो जाएगा। 1/sin 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। 1/sin 0 इज 0, 1/sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1/0 बिकम्स अनडिफाइंड। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रियल नंबर तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, रियल नंबर एंड माइनस ऑल दोज वैल्यूज वेयर sin x becomes 0। तो sin x कहां पे 0 हो जाता है, मल्टीपल ऑफ पाई में 0 हो जाता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मल्टीपल ऑफ पाई में 0 हो जाता है। तो हमने रियल नंबर्स में से वो सारे नंबर माइनस कर दिए जो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं। अगर हम उनको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये इनका डोमेन है, ठीक है। इस तरीके से हम नहीं समझते, हम इसे इस तरीके से नहीं समझते, हम इसे ग्राफ से समझते हैं। और ग्राफ से जो मैंने अभी बोला वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ इज दी वेरी पावरफुल टूल। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने sin x फंक्शन बनाया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin x फंक्शन बनाएंगे। तो sin x फंक्शन को हम इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देके बनाएंगे, बिकॉज हमें cos x फंक्शन भी बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से sin x फंक्शन है, ठीक है। अब बेटा देखो, हम sin x फंक्शन हमें नहीं बनाना है, sin x फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाना है, हमें sin x फंक्शन के ग्राफ से cos x फंक्शन का ग्राफ बनाना है। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, बहुत लॉजिकल चीज है जो आगे यूज करेंगे आगे, लेकिन अभी आप अगर ध्यान दे देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। cos x फंक्शन क्या होता है, 1/sin, मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, 11th में यही सब पढ़ा है कि cos x फंक्शन 1/sin x है। तो अगर sin x 0 होगा तो cos x अनडिफाइंड होगा, और अगर sin x अनडिफाइंड होगा, जो कि होता ही नहीं है, तो cos x 0 हो जाएगा, ठीक है, जो कि होता ही नहीं है, ठीक है। वो तो केस ही हाइपोथेटिकल हो गया। अच्छा, अगर sin x फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो cos x फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर sin x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, तो फंक्शन छोटा होता जाएगा। और अगर sin x फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो cos x फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और sin x फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होगा तो cos x फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। cos x फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल में काम करेगा। तो वही चीज हम यहां पर देखते हैं कि कैसे ये होता है, और बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा, बिल्कुल नई चीज है। मेरे ख्याल से आपने कभी इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा ध्यान देके इसके ऊपर काम करें। देखो, हम यहां पर cos x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं यूजिंग sin फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, जहां जहां पर sin x फंक्शन 0 होता है, जहां जहां पर ये x एक्सिस को कट करता है, वो पॉइंट आप पहले ही मार्क कर लें, क्योंकि वो सबसे लीथल पॉइंट है, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारा cos x फंक्शन है वो इन पॉइंट पर डिफाइन होगा ही नहीं, मतलब इन पॉइंट्स के ऊपर इसकी कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं। एक परपेंडिकुलर लाइन हमने यहां पे बना ली, ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। इतना बहुत है समझने के लिए, ठीक है, ओके। परपेंडिकुलर लाइन बना ली। अब देखो, अगर आपका फंक्शन 0 है और 0 से इंक्रीजिंग हो रहा है π/2 तक, ठीक है, इंक्रीजिंग हो रहा है π/2 के ऊपर, इसकी वैल्यू 1 है, तो आपका फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो cos x फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर ये 0 से 1 तक आया है तो उसका उल्टा, मतलब उसका रेसिप्रोकल कहां से आएगा, इंफिनिटी से 1 तक आएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। और ये कुछ इस तरीके से आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1। फिर से समझो, हमारा sin x फंक्शन 0 से 1 आ रहा है, इंक्रीजिंग है, तो हमारा cos x फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और वो इंफिनिटी से 1 पर आएगा, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट हो जाता है, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, ठीक है, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है। जैसे ही 1 क्रॉस करेगा, आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो cos x फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, और वो 0 की तरफ बढ़ेगा तो हमारा cos x फंक्शन इंफिनिटी की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन कभी भी इस वाली लाइन, मतलब पाई वाली लाइन को टच नहीं करेगा, कभी भी पाई को लाइन को टच नहीं करेगा, यहां पे कभी भी 0 को टच नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो ये है cos x फंक्शन। फिर से मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा दे रहा हूं, बाकी हर जगह मैं रिपीट कर दूंगा। जैसे ही ये फंक्शन इंक्रीजिंग, यहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होता है, ये इंफिनिटी से आ रहा है। 1 का रेसिप्रोकल 1 है, इसलिए 1 पे दोनों मिल जाते हैं, दोनों 1 पे मिल जाते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 है। और जैसे ही ये 1 के बाद डिक्रीजिंग हुआ,
हमारा cosec x फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, और ये धीमे डिक्रीजिंग होते होते जीरो की तरफ जाएगा, तो किधर चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। आई होप ये समझ में आया। और रेड वाला ग्राफ ही cosec x फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, cosec x फंक्शन का ग्राफ है। फिर से देखिए यहां पर ये डिक्रीज हो रहा है तो आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज। ये 0 से -1 की तरफ आ रहा है, ये 0 से -1 की तरफ आ रहा है, तो आपका ग्राफ इन्फिनिटी से -1 का रेसिप्रोकल -1, और फिर से यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, और फिर ये ऐसे चला जाएगा। उसी तरीके से इधर से आएगा, 1 के ऊपर छुएगा और ऐसे चला जाएगा, और उसी तरीके से ये इधर आएगा और ऐसे चला जाएगा, और ये इधर से आएगा, ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। आई होप ये सब समझ में आ गया। अब जो रेड वाले ग्राफ हैं वो किसके ग्राफ हैं, cosec x फंक्शन के ग्राफ हैं। तो आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है कि भैया इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ समझना है तो ग्राफ आपके सामने है, ठीक है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना क्या है कि आपने रेसिप्रोकल ग्राफ कैसे बनाया। अरे भाई देखो, -1 ये है, और +1 के बीच में क्या cosec का ग्राफ आया, नहीं आया। अगर आप sin x के ग्राफ को हटा दो तो cosec x का ग्राफ इन दोनों के बीच में नहीं आया। अब cosec x का ग्राफ का डोमेन क्या है, पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या है, पाई इसका डोमेन नहीं है, क्योंकि पाई के ऊपर ग्राफ ब्रेक हो जा रहा है, अनडिफाइंड है, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, अनडिफाइंड है पाई के ऊपर। और उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, 0 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर -पाई के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है, -2 पाई के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। फिर यहां पे क्या है, 2 पाई के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है, 3 पाई के ऊपर। तो आप देख रहे हो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में sin x की वैल्यू 0 होती है, और 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जैसे ही वो 0 पे आएगा आपका फंक्शन इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई आप x का वैल्यू रख ही नहीं सकते जहां पर फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाए, तो फंक्शन वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो डोमेन नहीं होगा। ओके, तो बात समझ आई, इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो ये आपका cosec x फंक्शन है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, तो अब हम डोमेन लिखते हैं। इसका डोमेन हो गया ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये जो डोमेन यहां पे दिख रहा है पूरे फंक्शन के लिए। रेंज क्या हो गया, रेंज के ऊपर बहुत ध्यान से काम करते हैं। रेंज के ऊपर देखो, पूरा प्लस इंफिनिटी से लेकर कहां तक, 1 तक, और पूरा माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक, -1 तक। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 पर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडिंग -1, यूनियन एंड और +1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, और यहां पे भी राउंड ब्रैकेट। ये आपका क्या हो गया, ये रेंज हो गई आपकी, दिस इज द रेंज। और ये हमने कहां से निकाला, इस ग्राफ से ही निकाला कि माइनस इंफिनिटी से आपका ग्राफ पूरा रेंज कवर कर रहा है, और -1 तक जा रहा है, फिर यहां से वापस चला गया, और फिर यहां पे प्लस इंफिनिटी से आ रहा है, 1 तक आया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। इस -1 से +1 के बीच में तो ये आया ही नहीं। ऐसा कोई भी ग्राफ नहीं है जहां पर y की वैल्यू -1 से +1 के बीच में हो। +1 हो रही है, -1 हो रही है, लेकिन +1 और -1 के बीच में आपका ग्राफ यहां कहीं बन ही नहीं रहा है, रेड वाला जो cosec x का ग्राफ है। आई बात समझ में? तो अगर ये समझ में आ गया ये वाला पार्ट, तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ समझ में आ गया, ठीक है। cosec x फंक्शन का सिंपल मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि डोमेन, जो नॉर्मल डोमेन है, बाय डिफॉल्ट डोमेन है, और उसका रेंज, ठीक है। पहले तो आपको ये समझ लेना अच्छे से। अब अगर ये समझ में आया तो हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स। अब इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है, हम फिर से बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन इनवर्स निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से समझ लीजिए कि भाई अगर इनवर्स निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, फंक्शन 1 1 and 2 होना चाहिए, मतलब बाइजेक्शन होना चाहिए। बाइजेक्शन है ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास ही नहीं करता। देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ग्राफ ने इसको यहां कट किया, यहां कट किया, यहां कट किया, और यहां पे कट किया, बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रहा है, और फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, प्योरली इंक्रीजिंग या प्योरली डिक्रीजिंग। आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर यहां पे इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है। तो भैया ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी 1 फंक्शन है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अपने डोमेन को अंडर रिस्ट्रिक्शन लाना पड़ेगा, जिससे ये 1 1 बन जाए, जो हमने sin x और cos x फंक्शन में सीखा। तो वही हमें cosec x में भी करना है। अब cosec x का क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बच्चों को ये सब कभी हमें लगता है समझाते ही नहीं है, लेकिन आप लोग होशियार हैं, ठीक है। आप इसे समझिए, मैं बताता हूं कैसे हुआ। फिर से हम पूरे ग्राफ को बना देते हैं, ठीक है, फ्रेश, ताकि हम लोग रिस्ट्रिक्शन को देख सकें कि कहां पर किस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जिससे ग्राफ 1 1
ऑन टू बन जाएगा और हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। बस यही चीज अच्छे से समझनी है। ओके, तो यहां पर देखिए, पहले फिर से हम sin x को रेफरेंस मान लेते हैं बस, लेकिन हम सिर्फ इतने के ऊपर पार्ट के ऊपर काम करेंगे और इसको बाद में हटा देंगे। ठीक है, यहां पर हमने ओरिजिन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, यहां पर जहां पर 0 0 हो रहा है, यहां पर भी 0 हो रहा है। ठीक है, यहां पर भी 0 हो रहा है और आगे उस तरफ बहुत सारे जीरो, सॉरी उस तरफ बहुत सारे जीरो और इस तरफ भी बहुत सारे इस तरह से 0। जो cosec x फंक्शन है वो क्या है, इधर से आया 1 पे छुआ इसने, ये 1 है वैल्यू, और ये ऊपर वापस इंफिनिटी चला गया, और यहां पे माइनस इंफिनिटी से आया, -1 को छू के ये प्लस इंफिनिटी की तरफ चला गया, माइनस इंफिनिटी की तरफ वापस चला गया। ये वाला पॉइंट -1 है और ये वाला पॉइंट +1 है। ओके, अब भैया देखना है यहां पर कि हम कौन से पार्ट को ले। एक पार्ट ये वाला भी बना देते हैं और एक पार्ट ये वाला भी बना देते हैं। ओके, अब भाई कौन सा टुकड़ा लें, बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर कि कौन सा पार्ट लिया जाए जहां पर आपका जो पार्ट है वो 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 का मतलब या तो प्योरली इंक्रीजिंग हो या तो प्योरली डिक्रीजिंग हो। तो भाई आप ज्यादा पीछे तो जाना नहीं है आपको और ज्यादा आगे तो जाना नहीं है, आपको कहां पे चूज करना है मेन टुकड़ा, जो पार्ट है वो कहां पे चूज करना है, ओरिजिन के पास में। तो ये है आपका ओरिजिन, ये है वाई एक्सेस। ओरिजिन के आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपका फंक्शन यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होके फिर से क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो आप जाहिर सी बात है कि 0 से पाई तक का इंटरवल नहीं लेंगे, क्योंकि 0 से पाई में फंक्शन 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। और उसी तरीके से -π से 0 भी नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर भी पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया। तो ना ये वाला पार्ट पूरा पूरा ले सकते हैं, ना ये वाला पार्ट पूरा पूरा ले सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, हमने कौन सा पार्ट लिया, हमने ये है -π/2 और ये है +π/2। हमने ये वाला पार्ट लिया, सिर्फ ये वाला पार्ट, -π/2 से लेकर +π/2 तक। ठीक है, अब इसमें ये हटा दो sin x फंक्शन, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, -π/2 से +π/2 लिया है तो बाकी की भी जरूरत नहीं है, बाकी को भी हटा दो। ठीक है, क्योंकि हम -π/2 से +π/2 तक की बात कर रहे हैं तो बाकी भी हट गया। तो अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं -π/2 से +π/2 में, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हमारा काम बन भी रहा है या नहीं। देखो ये है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसको लाल से ही प्लॉट कर देते हैं। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये बिल्कुल डिक्रीजिंग है। यहां से यहां तक -π/2 से लेकर 0 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, और 0 से लेकर π/2 तक भी फंक्शन डिक्रीजिंग है। यहां पर डिक्रीजिंग है तो -1 से -∞ जा रहा है, और जैसे ही 0 के आगे आ जाओगे तो आप जाओगे आगे, जस्ट आगे मूव करेंगे तो आपका ग्राफ +∞ से 1 तक आ रहा है, मतलब डिक्रीज ही हो रहा है। यहां पर भी डिक्रीज हो रहा है, यहां पर भी डिक्रीज हो रहा है। डन है? ओके, तो भाई -π/2 से लेकर +π/2 तक हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास करता है। मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को 2 जगह पर नहीं काटेगी, एक ही जगह पे काटेगी। तो इतने पार्ट में ये 1 1 फंक्शन है। मतलब अब आपका जो फंक्शन है cosec x फंक्शन, ये -π/2 से लेकर, ठीक है, 0 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, 0 को एक्सक्लूड कर देंगे, यूनियन 0 से लेकर +π/2 तक यहां पर की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये आपका डोमेन हो गया cosec x फंक्शन का, जहां पर वो 1 1 है। और रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज मैं नीचे लिख देता हूं, रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई -∞ से लेकर -1 और 1 से लेकर इंफिनिटी। रेंज मतलब जो वैल्यू आ रही है, तो -1 से लेकर -∞ से लेकर -1 तक आता है, और +∞ से लेकर 1 तक आ रही है वैल्यू यहां पर रेंज की। ठीक है भाई, ये डोमेन है, ये रेंज है। अब अगर ये समझ में आ गया तो तुम समझ लो कि आपने बहुत चैप्टर के ऊपर अच्छा कमांड कर लिया है। ठीक है, तो ये cosec x फंक्शन का डोमेन और रेंज है, जहां पर cosec x फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, 1 1 एंड ऑन टू है। इसके अलावा भी इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह सकते हैं। जैसे ये वाली ब्रांच हमने सेलेक्ट की, वैसे और भी कई सारी ब्रांच हैं जहां पर वो 1 1 एंड ऑन टू होगा, लेकिन ये ओरिजिन के सबसे पास में थी, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। क्यों सेलेक्ट किया, अब ये रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, तो आपको ग्राफ ही सिर्फ sin x का ग्राफ बनाओ, उसका उल्टा इस तरीके से बनाओ, डिजाइन करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से इसे,
तो मेरे ख्याल से आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, ये ग्राफ से ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैंने बहुत जगह पे देखा, जब मैं इस लेक्चर को तैयार कर रहा था तो मैं भी अपनी रिसर्च क्या करता हूँ कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कौन सा प्रोफेशनल हैं इस तरह से वीडियो लेक्चर्स देने में। तो हमने भी देखा कि भाई क्या क्या लोग कैसे क्या समझा रहे हैं। तो मैंने देखा कि ऐसा कुछ दुनिया भर की ट्रिक्स चल रही हैं, π/2 है, ये है, वह वो है, लेकिन भाई जो ग्राफिकल मेथड है, जो लॉजिक है, ये जो आया है, जहां से आया है, क्यों आया है, वो ग्राफ से ही आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। और वही कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करेंगे तो ही आगे का इंजीनियरिंग पार्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। नहीं तो बस सीबीएसई और आईसी में पास हो जाएंगे, सिर्फ वही अगर आपका टारगेट है तो आगे हम फॉर्मूलोज को भी डिस्कस करेंगे, जहां पर सिर्फ आप उनको टेबल को देखकर आपका काम चल सकता है। लेकिन इन सब चीजों से को लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप थॉरो रहेंगे अपने इन डेप्थ नॉलेज के साथ भी। ओके, तो अब cosec x फंक्शन हमने ऐसा ढूंढ लिया जिसका डोमेन और रेंज ये है, और जहां पर वो 1 1 है, 1 1 on 2 है, तो इनवर्स उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x जो हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से लेकर -1 यूनियन +1 से लेकर +∞, विल गिव यू -π/2 से लेकर -π/2 से लेकर 0 एंड 0 से लेकर π/2 तक। जो यहां पर डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था वो डोमेन हो गया। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, sec x फंक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे।